हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 देख रहे हैं बच्चों, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। और पिछले लेक्चर्स में हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड व्हाई इज द पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने वाले हैं, दैट इज पब्लिक रेवेन्यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, पब्लिक रेवेन्यू एज द नेम सजेस्ट, पैसा जहां से आता है वो सारे सोर्सेस ऑफ इनकम जो है गवर्नमेंट के, दैट विल फॉल अंडर पब्लिक रेवेन्यू। ओके, सो लेट अस रीड पेज नंबर 73 पे लास्ट पार्ट है, देखो बच्चों, पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मींस एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस, मतलब अलग अलग सोर्सेस है और सारे सोर्सेस का मिला के हम बोलेंगे दिस इज पब्लिक रेवेन्यू। जैसे हमारे घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का अलग अलग इंडिविजुअल इनकम होता है और अलग अलग सोर्सेस से आता है। किसी को रेंटल इनकम आता है, कभी एफडी की है तो उसका इंटरेस्ट आता है, कभी इक्विटी मार्केट से कुछ पैसा मिलता है, सैलरीज मिलते हैं, राइट। तो ये सारा इनकम जब हम मिलाते हैं तो हमारे घर का इनकम बनता है, इजंट इट? Similarly, from the nation's perspective, अलग अलग सोर्सेस से गवर्नमेंट को पैसा आता है, तो सारे सोर्सेस का कलेक्टिवली अगर हम मिलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। ओके, सो पब्लिक रेवेन्यू होल्ड्स परमानेंट पोजीशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस व्हिच इज पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। Thus, the necessity of public revenue arises due to public expenditure. अब पब्लिक रेवेन्यू की क्या जरूरत है? बिकॉज जैसे कि हमने देखा था पहले लेक्चर में, बहुत सारे obligatory functions and optional functions have to be carried out by the government. So there are lots of expenditure that has to be incurred. तो ये जो expenditure है वो करने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट को इसीलिए अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम की जरूरत होती है इन द फर्स्ट प्लेस, ताकि जो खर्चे उनको जरूरी है करना उन अलग अलग हेड्स पे वो खर्चा कर सके। और वो खर्चा करने के लिए जाहिर है आपके पास इनकम होगा तो ही आप खर्चा कर पाओगे, तो इसीलिए इनकम की जरूरत है एंड दैट इज व्हाई पब्लिक रेवेन्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑलराइट, सो पब्लिक रेवेन्यू बच्चों दो हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरीली टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आपने आपके पेरेंट्स को बहुत बार कहते हुए सुना होगा, मेरा इनकम टैक्स इतना आ रहा है, दिस इज द टैक्स दैट वी आर पेइंग, इजंट इट? तो टैक्स ये क्या होता है? इट इज लाइक अ लेवी, राइट? तो टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं, देयर आर डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब हम पहले देखते हैं बच्चों दैट टैक्स एक्चुअली क्या होता है। ओके, लेट अस सी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टॉसिग, द एसेंस ऑफ अ टैक्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चार्जेस बाय द गवर्नमेंट इज, मतलब बाकी सारे चार्जेस और टैक्स को हम अलग कैसे करें? तो टैक्स का क्या मतलब होता है? देखिए, एब्सेंस ऑफ a direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जो हमने टैक्स दिया है उसके बदले में मुझे एग्जैक्टली क्या मिला है ये मैं कनेक्शन नहीं कर पाती, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। ओके, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट हमारे लिए करता है बट मैं डायरेक्टली नहीं बोल पाती हूँ दैट ये जो मैंने 100 रुपीज का टैक्स पे किया है या ये जो मैंने 1000 रुपीज का टैक्स पे किया है इसके वजह से मुझे गवर्नमेंट ने ये सर्विस दी है, राइट। लेकिन अगर हम कोई भी फी देते हैं या कोई भी हम पेनल्टी देते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता है ना कि भाई हम फी क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हमें ये एग्जाम लिखना है इसलिए हम फी दे रहे हैं। या फिर हमने अगर पेनल्टी या फाइन दिया है, सो आई नो दैट प्रोबेबली शायद मैंने सिग्नल तोड़ा है इसलिए मुझे ये फाइन इनकर हुआ है ना। तो बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट चार्जेस लेवी करती है एंड आई कैन एग्जैक्टली फाइंड आउट कि ये जो चार्ज है ये लेवी हुआ है और इसके बदले में मुझे सर्विस क्या मिली है। लेकिन जो टैक्स है उसमें देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। ओके, ऑब्वियसली वो जो टैक्स का इनकम है उसी के वजह से तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, लेकिन आई कांट डायरेक्टली पॉइंट आउट एंड से दैट ये जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द टैक्स दैट आई एम पेइंग। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन, a tax is a compulsory contribution from the person to the government without reference to special benefits conferred. Okay, मतलब this is again the same thing that ये compulsory है और मुझे उसके बदले में क्या बेनिफिट मिल रहा है, what am I getting in return, ये directly मैं नहीं बता सकती हूँ। Okay, a tax possesses following essential characteristics. अभी टैक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? Let us see. It is a compulsory contribution
to the government, and every citizen of the country is legally bound to pay the tax imposed upon him. मतलब ये कंपलसरी आपको देना ही पड़ता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है that मेरा इस साल मन नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू पे टैक्स, ऐसे नहीं है. इफ यू फॉल अंडर दैट पर्टिकुलर टैक्स ब्रैकेट, तो जो भी आपका टैक्स आ रहा है आपको वो टैक्स पे करना ही होता है. इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. ये बहुत बड़ा पोर्शन है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज का. इफ एनी पर्सन डज नॉट पे टैक्स, ही कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट. तो हम टैक्स नहीं पे करें ऐसा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज दैट द गवर्नमेंट इज लेविंग. Tax is paid by a taxpayer to enable the government to incur expenses in the common interests of the society. तो ये जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उसका क्या करते हैं गवर्नमेंट, ये जो पैसा आएगा गवर्नमेंट, दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द कॉमन इंटरेस्ट बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज. ओके, द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय अ पर्सन does not entitle him to receive any direct and proportionate benefits or services from the government in return for the tax. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, that direct या proportionate benefit नहीं होता है. For example, जो लोअर इनकम ग्रुप है उनका जो इनकम टैक्स रेट्स है वो कम होते हैं, लेकिन जो हायर इनकम ग्रुप है इनकम टैक्स रेट्स ज्यादा होते हैं. हमारा स्लैब वाइज होता है, मतलब जितना जिसका इनकम ज्यादा उतना उसका टैक्स ज्यादा, जितना इनकम कम उतना उसका टैक्स कम. लेकिन गवर्नमेंट जो हमें वेलफेयर के मेजर्स करेगी, जो भी हमारे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसको जो कम टैक्स पे कर रहा है उसे कम बेनिफिट मिलेगा. नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो रेलवेज बनाए हैं उसमें हर कोई बैठ सकता है ना. जो रोड्स है, ब्रिजेस है, एवरीबडी कैन यूज दैट. इट इज नॉट प्रपोर्शनेट टू द टैक्स दैट यू आर पेइंग. इसलिए हम ये नहीं कह सकते दैट टैक्स के बीच में और जो भी गवर्नमेंट से हमें सुविधाएं मिलती है इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन है. टैक्स आपके इनकम के हिसाब से होगा. इट इज नॉट रिलेटेड टू द सर्विसेज दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग. ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट डज नॉट एंटाइटल द इंडिविजुअल टू एनी डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स. डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. And lastly, tax is imposed on income, property or commodities and services. तो जो इनकम पे टैक्स होता है उसे हम बोलते हैं दिस इज आवर इनकम टैक्स. जो कमोडिटीज और सर्विसेज पे टैक्स हम पे करते हैं वो हो जाता है जीएसटी. ओके, तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हमने टैक्स के देख लिए बच्चों. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस. देखिए, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, देयर आर प्राइमरीली टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड indirect tax. Let us read. Direct tax. It is paid by the taxpayer on his income and property. तो हमारा जो इनकम होता है उस पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है. ये इनकम टैक्स की एक्ट है, उसके अलग अलग प्रोविजंस होते हैं और बहुत बार रेगुलरली ये जो टैक्स रेट्स है वो चेंज होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो इनकम है उसका 5% आपको टैक्स पे करना है, या 10% पे करना है, या 20% या 30%. ओके, सो अकॉर्डिंगली द टैक्स स्लैब्स आर गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द इनकम of the individual. Okay, the burden of tax is borne by the person on whom it is levied. अगर मेरा इनकम है तो जो टैक्स है वो कौन पे करेगा, वो मैं पे करूंगी. अगर वो किसी और का इनकम है तो उसका टैक्स उसे पे करना है. तो ये जो बर्डन है टैक्स का, दैट फॉल्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन as he cannot transfer the burden of the tax to others. Impact and incidence of direct tax falls on the same person. इसका आपको डिटेल में मीनिंग समझेगा when we move to GST. ओके, ये मेरे ऊपर टैक्स लेवी हुआ है और ये मुझे ही पे करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, दिस फॉल्स अंडर द डायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट एज द नेम सजेस्ट, ये इनडायरेक्ट है. डायरेक्टली हम पे नहीं कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली पे करते हैं. हम ऐसे नहीं खा रहे हैं, हम जब ऐसे खाते हैं तो इसे हम बोलेंगे दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप जब बाहर कोई भी गुड्स और सर्विस खरीदने जाते हो, या फिर आप कोई मूवी देखने जाते हो, आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आपने कोई भी चीज खरीदी है, तो उस पे अगर आप बिल देखोगे तो बिल पे क्या लिखा होता है, जो भी कमोडिटी की प्राइस है उसके बाद देखो जीएसटी ऐड किया जाता है. आप रेस्टोरेंट में खाने पे जाएंगे तो भी ऐड किया जाता है. नाउ व्हाट इज दिस? This is the tax that we are paying for using that particular good or that particular service. तो इसे हम कहते हैं goods and services tax. This forms part
ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्यों कहेंगे? बिकॉज ये जो जीएसटी है एक्चुअली पे करना किसे होता है? पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो रेस्टोरेंट का मालिक है, रेस्टोरेंट ओनर, ये जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसे जीएसटी पे करना होता है गवर्नमेंट को। ये जो ओनर है ना उस पे गवर्नमेंट जीएसटी लेवी करती है और गवर्नमेंट कहती है कि हमें जीएसटी दे। तो ये जो रेस्टोरेंट ओनर क्या करता है, ये पब्लिक से जो भी उसके पास खाना खाने जाएगी उससे वो टैक्स वसूल करता है, उससे वो टैक्स रिकवर करता है। इसका क्या मतलब हुआ? जो बर्डन है ना उसे शिफ्ट कर दिया। बर्डन जो था वो किसके ऊपर था? रेस्टोरेंट ओनर के ऊपर था। उसने क्या किया? वो बर्डन शिफ्ट कर दिया उसके कस्टमर्स के ऊपर। कस्टमर्स मतलब कौन? पीपल लाइक यू एंड आई। तो जब हम जाते हैं हमारे बिल में जीएसटी ऐड किया जाता है और ऐसे सारे कस्टमर्स का मिला के some amount is there with that owner and then सारा जो भी पैसा है टैक्स का वो मिला के वो गवर्नमेंट को वो जाके पे कर देते हैं, राइट? तो क्या हो गया? ये जो बर्डन है टैक्स का इसे शिफ्ट कर दिया गया। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं हो रहा था, जिस इंडिविजुअल का इनकम है उसी इंडिविजुअल को टैक्स पे करना था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। जिस इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स देने की जिम्मेदारी है दैट इंडिविजुअल कलेक्ट्स इट फ्रॉम अदर पार्टीज, इसे हम कहते हैं जीएसटी। ये मैंने आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाया है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, लेट अस रीड। बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. Bachcho, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Indirect tax. It is levied on goods or services. It is paid at the time of production or sale and purchase of a commodity or a service. तो आप अगर कोई commodity को प्रोड्यूस कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो जब आप पे करते हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो। The burden of indirect tax can be shifted by the taxpayer to other persons, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। Hence, impact and incidence of tax are on different heads. For example, newly implemented goods and service tax, that is GST in India, has replaced almost all indirect taxes, custom duty, etc. Okay, getting it? Indirect tax क्या है समझ में आ गया? Indirect tax ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। ये प्राइमरीली दो टाइप के टैक्सेस है एंड टैक्सेस आर अ पार्ट ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। एक पार्ट है टैक्सेस और दूसरा पार्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए नेक्स्ट पेज पे है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। पब्लिक रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आर कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब जो भी टैक्स नहीं है ना वो सब आ जाता है नॉन टैक्स के अंडर। Alright, these sources are different than the taxes. A brief information about these sources is as follows. तो बहुत सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस है बच्चों, उन्हें याद रखने के लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड बनाया है यहाँ पे। Let us see. GPS BFF. Yes, this is your short code. GPS BFF. GPS BFF. G stands for gifts, grants, donations. जो भी गवर्नमेंट को ग्रांट्स मिलते हैं, जो भी डोनेशंस मिलते हैं, that is a source of income for the government. Let us see यहाँ पे है point number 5. Gifts, grants and donations. The government also earns income in the form of gifts by citizens and others. बहुत सारे ऐसे philanthropists होते हैं जो गवर्नमेंट को ग्रांट्स देते हैं, डोनेशंस देते हैं, लैंड दे देते हैं एज गिफ्ट। ओके, तो ये जो है व्हाट इज दैट? दैट इज एन इनकम फॉर द गवर्नमेंट, राइट? द गवर्नमेंट में आल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पसेस। बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी गवर्नमेंट को ग्रांट देते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए।
So that also forms part of the public revenue. Foreign aid has become an important source of development finance for a developing country like India. However, this source of revenue is uncertain in nature. Of course, कब कौन कितना गिफ्ट देगा ये हमें पहले से पता नहीं होता है ना? There is no regularity in receiving gifts and grants. It is very uncertain. Okay, so हमारा first point था grants. GPS. What does P stand for? P stands for prices of public goods. जो भी हमारी गवर्नमेंट हमें जो भी एमिनिटीज प्रोवाइड करती है और उन एमिनिटीज के बदले में हमसे जो भी पैसा लेती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे कि रेलवेज है, हम जब भी सफर करते हैं रेलवेज में हम टिकट का जो पैसा देते हैं वो क्या है? दैट इज एन इनकम फॉर द गवर्नमेंट. लेट अस सी यहाँ पे प्राइसेस ऑफ public goods and services. Modern governments sell various types of commodities and services to the citizens. A price is payment made by the citizens to the government for the goods and services sold to them. For example, railway fares, postal charges, etc. अगर हम पोस्ट में गए और वहां से हमने कोई सर्विस ली है तो वहां पे जो हम पैसा देते हैं दैट इज अगेन गोज टू द गवर्नमेंट. तो जो जो एमिनिटीज हमें गवर्नमेंट से प्रोवाइड होती है उसके बदले में जो हम उन्हें पैसा देते हैं दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था बच्चों, प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. लेट अस लुक एट द थर्ड पॉइंट, जीपीएस. अब एस से क्या होता है? लेट अस सी स्पेशल असेसमेंट. लेट अस रीड क्या है स्पेशल असेसमेंट. पॉइंट नंबर 3, special assessment. The payment made by citizens of a particular locality in exchange for certain specific facilities given to them by the authorities is known as special assessment. For example, local bodies can levy a special tax on the residents of a particular area where extra special facilities of roads, energy, water supply etc. are provided. For example, आप एक बिल्डिंग की सोसाइटी बना रहे हो तो वहां पे आपकी जो सोसाइटी है वहां तक प्रॉपर रोड आ पाए, प्रॉपर एनर्जी आ पाए, प्रॉपर वाटर सप्लाई आ सके, इसके लिए जो लोकल बॉडीज है उनको आप कनेक्ट करोगे और वो जो चार्जेस आपको लेवी करती है फॉर कैरिंग आउट दोज सर्विसेज दैट अगेन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द income of the government. Okay, तो ये स्पेशल है ना, it will be only for that particular locality for that particular service, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट. नेक्स्ट क्या है बच्चों? देखो एस से और एक है दैट इज स्पेशल लेवीज. अभी स्पेशल लेवीज क्या होता है? लेट अस सी. जो भी चार्जेस लेवी होते हैं दोज आर स्पेशल लेवीज. क्या है? लेट अस सी. स्पेशल लेवीज, दिस इज लेवीड ऑन दोज कमोडिटीज the consumption of which is harmful to the health and well-being of the citizens. ऐसी कोई चीजें जिनका कंजम्पशन हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है उस पे जो भी चार्जेस, उन पे जो लेवीज होते हैं दोज आर नोन एज स्पेशल लेवीज. फॉर एग्जांपल सिगरेट है, टोबैको है, अल्कोहल है, इस पे जो भी चार्जेस लेवी होते हैं बिकॉज दीज आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, वो हमें कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेशल levies. Like fines and penalties, the objective is not to earn income but to discourage the consumption of harmful commodities. मतलब यहाँ पे हमें discourage करना होता है citizens को. That is why large amount of levies are charged on these commodities. For example, duties levied on wine, opium and other intoxicants. Now let us move to the next source of income. GPS, BFF. Let us see what does B stand for. B stands for borrowing. जो भी पैसा गवर्नमेंट बोरो करती है, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है बच्चों जो हमारा इनकम है गवर्नमेंट का उसके कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, तो ये जो गैप है इसे ब्रिज कैसे करेंगे? लोन लेके. तो बहुत सारे बोरोइंग्स, बहुत सारे लोन्स गवर्नमेंट लेती है एंड दैट इज व्हाई दैट आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. लेट अस सी यहाँ पे 7th पॉइंट है बोरोइंग्स. द गवर्नमेंट कैन बोरो from the people in the form of deposits, bonds, etc. गवर्नमेंट बहुत बार सिक्योरिटी बॉन्ड्स इश्यू करती है. गवर्नमेंट कहती है दैट हमारे पास आप डिपॉजिट रखो, तो जो सिटीजन्स है दे कैन पे द गवर्नमेंट टू गेट बॉन्ड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट या दे कैन कीप डिपॉजिट्स विद द गवर्नमेंट. राइट, हमारे पास इंडिविजुअल्स के पास जो पैसा होता है वो हम गवर्नमेंट को जब देते हैं और इन रिटर्न गवर्नमेंट हमें क्या देती है? हमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स देती है, गवर्नमेंट हमें डिपॉजिट्स देती है. और क्या होता है? वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट यूज कर लेगी और हमें कुछ दिनों बाद डिविडेंड देगी या कुछ दिनों बाद इंटरेस्ट देगी. इसे हम कहते हैं बॉन्ड्स या डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ऑल्सो इट गेट्स लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सच एज IMF, वर्ल्ड बैंक etc.
loans are becoming more and more popular source of revenue for the government in modern times. तो ये जो हम लेते हैं लोन्स, ये बहुत जरूरी है. Why? बिकॉज एक डेवलपिंग कंट्री को हमें डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है, तो उसके लिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर हम इनकर करते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में देखा है पब्लिक एक्सपेंडिचर में. तो ये सारा खर्चा कैसे करेंगे? बिकॉज रेवेन्यू कंपैरेटिवली कम होता है. दैट इज व्हाई बोरोइंग्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक आवर्स. ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? लेट अस सी. एफ स्टैंड्स फॉर फीस. तो जो भी हम फीस देते हैं फॉर डिफरेंट सर्विसेज दैट द गवर्नमेंट गिव्स अस, दैट आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रेवेन्यू. लेट अस सी. फीस, a tax is paid compulsorily without any return service, whereas fee is paid in return for certain specific service rendered by the government. For example, education fee, registration fee, etc. For example, आप जो ये 12th के एग्जाम्स दे रहे हो, इसके लिए जो आप फीस पे करोगे, ये कहाँ जाते हैं? ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है, राइट? तो ये जो इनकम है, ऑल सच इनकम्स फॉर्म पार्ट ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू. ओके, ये जो फी हम देते हैं, हमें पता है कि एग्जैक्टली फी क्यों दे रहे हैं? ताकि हम ये एग्जाम लिख पाए, ताकि हमें एक सेंटर प्रोवाइड हो, हमें प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो उस सेंटर में, राइट? तो वी कैन डायरेक्टली से दैट ये जो मैंने फीस पे की है ना, इसके बदले में मुझे ये सर्विस मिल रही है. देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन. लेकिन टैक्स और सर्विस का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, राइट? तो ये सारी फीस मिला के contribute to the revenue of the government. And last part क्या है? देखो बच्चों, F stands for fines and penalties. देखिए, बहुत बार जब हम सिग्नल तोड़ देते हैं तो हमें एक फाइन चार्ज होती है. अगर हमें कोई पेनल्टी चार्ज हो गई, तो ये सारे भी गवर्नमेंट का इनकम ही है. देखिए यहाँ पे है fines and penalties. The government imposes fines and penalties on those who violate laws of the country. The objective of the imposition of fines and penalties is not to earn income, but to discourage the citizens from violating laws framed by the government. वहां पे इनकम अर्निंग ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जो भी लॉज है उसे सिटीजन्स ने फॉलो करना चाहिए, इसलिए कोई फाइन्स एंड पेनल्टीज लेवी किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइन्स फॉर violating traffic rules. However, the income from this source is very small. Okay, तो जो fines हम पे करते हैं उसमें से जो हमें इनकम मिलता है, ये बहुत ही छोटा है as compared to the entire revenue of the government. Okay, let us quickly revise all these non-tax sources. बच्चों, क्या है हमारा शॉर्ट कोड? GPS BFF. GPS, G stands for gifts, grants and donations. P stands for prices of public goods. N stands for two things: special assessments and special levies. GPS BFF. B stands for borrowings, S stands for fines and S stands for fees. Okay, so ये सारे हो गए नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट. आई होप बच्चों यहाँ तक आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.